हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो मैट्रिक का होने वाला है उसमें संभावित कुछ प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें सीखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मॉस यानी HCF कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है HCF यानी कि मॉस महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य और LCM लस लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक और ये होता है, ये अपवर्त्य होता है, ये अपवर्तक होता है। तो ये ऐसे समझना है ना कि ये HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल होता है। ये देखिए होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच हम जब LCM और HCF निकालते हैं तो वो संख्या होती है जिसमें, तो ये संख्या इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से इसको निकाला जाता है कि जो भी हमारी संख्या आती है दी गई संख्याओं से बिल्कुल भाग लग जाती है, बिल्कुल कट जाती है। और ये मॉस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो संख्याएं हमें दी जाती हैं कि इनके बीच आप HCF निकालिए, तो उन संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, मॉस होता है, एकदम कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे अधिक जो कॉमन है वही हमारा मॉस होता है। और जो LCM होता है वो लीस्ट होता है, यानी कि वो संख्या जिसमें कि दी गई सभी संख्याओं से भाग लग जाए। जैसे कि आप कोई संख्या मान लीजिए 4 और 16, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, 4 और 16 है तो इसका जब हम LCM निकालेंगे तो 4 और 16 का हम LCM इस प्रकार से निकालेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 1 4, अब नहीं कटेगा। भाग हम तभी देते हैं कुछ भी चीज़, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कम से कम यहाँ 2 संख्याएं होनी चाहिए उससे कटने के लिए, तभी हम उससे भाग देंगे। यहाँ 4 एक संख्या इसलिए भाग अब नहीं देंगे, अब भाग देना बंद। तो LCM इन संख्याओं का क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 4, जितना हमारा अभाज्य गुणनखंड आता है, जो हमारा PFM आता है, उन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 चौक 16। तो इस 16 में आप देखिए 4 से भी भाग लग जाएगा और 16 से भी भाग लग जाएगा। तो ये क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, अपवर्तक होता है, इसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग लगना है, ये तय है। अब ये देखिए HCF हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो सब में हो। तो 4 और 16 इन दोनों का आप देखिए, तो 4 में क्या क्या है, HCF निकालना है, 4 में क्या क्या है, 2 गुना 2, और 16 में क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसे हम अभाज्य गुणनखंड के तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप प्रयोग कीजिए, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। अब ये देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है मॉस, तो मॉस हमारा क्या होना चाहिए कि वो संख्या जो दोनों में हो, एकदम कॉमन हो। इजीली आप इसको समझिए पहले, उसके बाद हम उसे बताएंगे कि वो चीज जो दोनों में हो। तो इसका देखिए HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा क्या होगा, 2 गुना 2 4। अब देखिए 4 से दोनों कट रहा है, 4 से 4 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है। LCM और HCF में यही हमारा अंतर होता है, LCM हमारा बड़ा होता है और HCF हमारा छोटा होता है। HCF हमारी वो संख्या होती है जिससे कि इन दोनों में भाग लग जाए, और LCM वो संख्या होती है जिसमें कि इन दोनों से भाग लग जाए। इन दोनों में यही अंतर है, एक होता है HCF, एक होता है LCM, लसा और मौसा, बस ये दोनों होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इसका मौसा निकालें। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 272 तथा 1032, ये 2 संख्याएं हमारे पास दी गई हैं और इनका कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप इनका मौसा निकाल कर दिखाइए। तो मौसा इसका जो हम निकालेंगे तो एक तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकाल सकते हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना है, तो उससे हम इस प्रकार से निकालें, भाग देंगे, भाग देते जाएंगे। अब देखिए इसमें 3 बार में भाग लगाते हैं, 4 बार में लगाएंगे तो ज्यादा होगा, 2 तिया 6, 3 से 21 के 1, बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, 816 बच जाएगा हमारा 216। ठीक है, अब जो हमारा शेषफल बचता है वो क्या करेगा, वो किसको कट करेगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, वो इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे।
जो हमारा शेष बच रहा है वो शेष किसको भाग देगा, जो शुरू में भाग दिया है उस चीज़ को, उसको यहाँ सीधे ले आएंगे। एक बार में लगाइए 216, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। अब ये 56 बच गया। अब ये 56 किसको भाग करेगा, 216 को। 56 देगा 216 में भाग। अब लगाइए 3 बार में, 100, 6 18, 1 5 15 1 16, 16 में से 8 जाए 8, 10 में से 6 जाए 4, ये हमारा कट जाएगा, 48 बचेगा। अब फिर ये 48 भाग देगा 56 में। इसी ढंग से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बनाते हैं। जो हमारा शेष बचता है वो क्या करता है, वो उस चीज़ में भाग देता है जो शुरू में भाग दे रहा है। फिर हमारा जो शेष बचता है वो क्या करता है, वो उसमें भाग दे रहा है जो उसके ठीक पहले भाग दे रहा था। फिर से हमारा जो शेष बचता है, तो शेष जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाएगा हमारा आंसर नहीं आएगा। अब देखिए 48 से एक बार में कट करिए, बच जाएगा 8। अब 8 से 48 में भाग दीजिए 6 बार में, कटिंग। अब ये हमारा जो 8 है ना, वो होगा हमारा HCF, देन HCF इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर है। क्यों आंसर ये है, क्योंकि जब तक हमारा शेष, ये देखिए शेष जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाता तब तक हम इसी प्रकार से एक चेन की तरह से भाग देते रहेंगे कि जो शेष आया वो शेष क्या करेगा, उसके ठीक पहले जो भाग दे रहा था उसी में भाग देगा। ये शेष क्या किया, जो उससे ठीक पहले भाग दे रहा था उसी में देगा। इसने भी क्या किया, इससे ठीक पहले जो भाग दे रहा था उसी में भाग देगा। यानी कि इसके पहले टर्म को उठा के ले आएंगे, पहले टर्म को उठा के ले आएंगे और उसी तरह से भाग देंगे और इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर होगा 8। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 306 तथा 657। तो 306 क्या करेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी प्रकार से आप भाग देंगे, भाग देते जाएंगे, एक चेन बनता जाएगा और हमारा आंसर है। अब 306 से भाग दीजिए 657 में, तो लगाइए 2 बार में 612, 7 में से 2 जाए 5, 5 में से 1 जाए 4, 45। अब 45 क्या करेगा, 306 में भाग देगा। 45 क्या करेगा, 306 में भाग देगा। 6 बार में लगाएंगे, क्योंकि 7 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा। 6 5 30, लेकिन बढ़ा देते हैं, तो 6 5 30 का 0, बाकी 3, 6 चौक 24, 3 27, 270 बच गया 36। 36 देगा 45 में भाग, एक बार 36। क्यों भाग दे रहा है, बस ऐसे ही चेन बनता जा रहा है। 45 क्या किया, 45 उसमें भाग दे रहा है जो उसके ठीक पहले भाग दे रहा है, और ये जैसे ही शेष हमारा बचेगा वो उसका पिछले का टर्म उठा के ले आएंगे, भाग देंगे। फिर हमारा शेष बचेगा, फिर उसके पिछले का टर्म उठा के ले आएंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9। HCF इज इक्वल टू 9। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिखते हैं। दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या R भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकाले। देखिए बेलन इस प्रकार से बनाया जाता है। सिंपली आप एक पाइप समझ सकते हैं। ये हमारा बेलन होता है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे आप मिला दीजिए। ये हमारा R होता है, ये वाला, ये क्या होता है R, और ये होता है H। ये क्या होता है H, ये हमारा बेलन है। ऊपर भी एक वृत्त, एक सर्कल, और नीचे भी एक सर्कल और लंबवत एक पाइप, ये हमारा बेलन है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H, इसका मान क्या है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास मान क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। पाई इंटू R की जगह पे रख दीजिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें चाहिए H हम इधर रखेंगे, इस पूरे टर्म को उधर भेज देंगे। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे पाई गुना 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हमारा आ रहा है। अब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, दोनों कट गया। 7 से काटिए, 7 दूनी 14। अब देखिए लिखिए क्या बचता है, 1760 बटे
22 गुना 2 गुना 14। देखिए फिर से कहीं कट रहा है, काटेंगे 2 से यदि काटेंगे 2 अठी 16, 2 अठी 16 जीरो। ठीक है, अब 22 से तो आराम से कट रहा है, 22 चौक 88, एक शून्य, तो क्या बच रहा है 40/14। फिर से काटेंगे 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40, 20/7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 20/7। h इज इक्वल टू 20/7 सेंटीमीटर। तो h हमारा आ गया है 20/7। तो हमने क्या किया था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ था, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो उसको हमने जो हमारे पास मान दिया हुआ है त्रिज्या का यानी कि r का, तो r का मान हमने यहाँ पे रखा 14 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए था h, तो इस पूरे टर्म को हम उधर भेज दिए, इस पूरे टर्म को क्या किए उधर भेज दिए। तो उधर भेजने पर क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये पूरा टर्म जाके उधर भाग देगा। अब भाग देगा तो इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करते गए, इसका मान आ गया 20/7। देखिए बच्चों, एक वृत्त के बारे में ये प्रश्न है कि एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाइए, सेंटर हमारा O है, उसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। OA ये क्या है 21 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए और क्या हो रहा है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण बनाने के लिए एक और रेखा चाहिए, एक और खींच देंगे। यहाँ कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, इधर लिख दीजिए b। ये कितने का कोण बना रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पूछा क्या जा रहा है, चाप की लंबाई निकालें। तो देखिए किसी वृत्त में चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, बराबर में चलते जाएगा, चाप की लंबाई बराबर 2 इंटू पाई आर। अब पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, उसके नीचे 360 डिग्री। अब 7 आराम से 21 को काट देगा 3 बार में, 2 गुना 22 गुना 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 0 तो कट ही रहा है, यहाँ 1/6 होगा। ठीक है, 6 बार में 36 को ये कट करेगा। अब ये 6 काट देगा, इसको 3 दूनी 6 2 बार में, फिर ये 2 काट देगा ऊपर वाले 2 को 1 बार में, तो बच गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा उत्तर। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, कैसे लिखेंगे, इसलिए चाप की लंबाई इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई है, ये क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ केवल चाप की लंबाई इसमें पूछी जा रही थी, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं देंगे। लंबाई सेंटीमीटर में जो कि यूनिक होती है, एक यूनिट में दिखाएगा, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो हम स्क्वायर देंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड किए थे। सबसे पहले तो प्रश्न को समझना चाहिए, अगर कितनी भी जल्दीबाजी हो पहले आप प्रश्न को समझें। एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी हुई थी, व्यास वगैरह नहीं दिया था, केवल त्रिज्या दी हुई थी, तो त्रिज्या का मान हमने 21 सेंटीमीटर रखा। अब केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, थीटा का मान रखा। अब चाप की लंबाई पूछी जा रही थी, तो चाप की लंबाई का सूत्र यही होता है, उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, जो जो मान दिया रहेगा उसे हम रखेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, उसका निकाल। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 तो इधर है ही, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 आके 5 में भाग देगा, क्योंकि जो गुना हो रहा होता है बराबर की दूसरी साइड जाने पर भाग देता है। तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5/4। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/। हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्राइंगल हम लोग पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज होता है, और उसमें जो जो मान हमें दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। ये होता है p, b तथा h। तो p का भी वैल्यू हमारे पास है 5, b का वैल्यू है 4, लेकिन h की वैल्यू नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है,
पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही कॉमन सूत्र है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच का वैल्यू हमें नहीं पता, तो एच निकालेंगे। तो पी और बी का वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ से नोट करेंगे। देखिए पी की जगह 5 स्क्वायर, पी की जगह 5 स्क्वायर और की जगह 4 का स्क्वायर। 25 4 चौक 16, ठीक। 25 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू चल रहा है, तो अब हमें चाहिए एच, तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। 25 और 16 को जोड़कर लिखेंगे, 5 6 11 बचाए 2 1 3 और 1 4, रूट अंडर 41। तो एच की वैल्यू का क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 41, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका मान हमें बताना है। तो प्रश्न हम लिखेंगे पहले 5 cos थीटा, 5 सट जाता है, 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, उसके नीचे cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब ये cos और साइन है, तो cos और साइन तो हमको पता नहीं, तो हम cos और साइन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बटे एच होता है, p बटे एच होता है। p का मान देखिए क्या है 5, h का मान हमारा निकल गया रूट अंडर 41, लिख देंगे। अब देखिए cos थीटा भी पूछा जा रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय एच, b की वैल्यू 4, h की वैल्यू रूट अंडर 41। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू कॉस थीटा का मान देखिए 4 बटे रूट अंडर 41, 4 बटे रूट अंडर 41, इसको कर दीजिए ब्रैकेट माइनस 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 बटे रूट अंडर 41, 5 बटे रूट अंडर 41, उसके नीचे कॉस थीटा का मान है 4 बटे रूट अंडर 41 प्लस 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 बटे रूट अंडर 41। बस यही सब है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए अब कैलकुलेशन कीजिए, 5 चौक 20, 20 बटे रूट अंडर 41 माइनस 5 दिया 15, 15 बटे रूट अंडर 41, ठीक है। देखिए 5 चौक 20 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब नीचे देखिए क्या है 4 बटे रूट अंडर 41 माइनस नहीं प्लस 2 5 10, 10 बटे रूट अंडर 41। अब ऊपर है घटाना और नीचे है जोड़ना, ऊपर घटा कर लिखिए 20 में से 15 जाए 5, 5 बटे रूट 41, उसके नीचे चल रहा है 4 और 10 14, 14 बटे रूट अंडर 41। अब देखिए 5 बटे रूट अंडर 41 है। अब नीचे का जो हमारा भिन्न है वो उल्टा होके गुणा होगा, क्या होगा, उल्टा होके गुणा होगा। उल्टा होने मतलब ये जो पूरा टर्म है ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। रूट अंडर 41 कैंसिल, मान आ गया 5 बटे 14, ये हमारा हुआ। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं, टेन थीटा का मान दिया हुआ था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू देखिए ये 4 हमारा इधर बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, असल में 5 बटे 4 ही था। तो p बाय बी था, तो हमने h को फाइंड किया, h निकला। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, उसके बाद कैलकुलेशन किया, आ गया आंसर। तो प्रश्न है कि उस अर्धगोले का एक गोला है उसको काट दिया, अर्धगोला बना दिया। ये है हमारा अर्धगोला, तो इसका हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक r होता है, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है वो r है, त्रिज्या है। तो दिया हुआ हमारे पास क्या है, दिया है, क्या दिया है देखिए कि व्यास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि r इज इक्वल टू d/2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। देन r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर बाय 2, देयरफॉर 7 सेंटीमीटर। देखिए r निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर, r हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब और क्या चाहिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
3πr² होता है। क्यों होता है? तो एक तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब इसका आधा करेंगे तो ऑब्वियसली होगा 2πr²। ठीक है, जब आधा करेंगे, लेकिन जब आप इस गोले को काटते हैं तो यहाँ पर भी एक वृत्त होता है। ये जो हमारा वृत्त है ना, इसका भी क्षेत्रफल हम उसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3πr²। किसका? इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, किसका? अर्धगोले का एरिया। इसका एरिया हो जाएगा 3πr²। क्यों हो रहा है? अब सोचना चाहिए कि जब 4πr² है तो उसका आधा करेंगे तो होगा 2πr², लेकिन ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारा अर्धगोला हमने काटा है, उसके एक कटोरी भी, आप एक बर्तन तो आपने देखा ही होगा, सब तो अर्धगोला ही है, बर्तन हो, कटोरा हो, कढ़ाई हो, जो भी हो, तो ये सब हमारा क्या है? अर्धगोला है। तो उसके ऊपर भी एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, तो उसका भी हम क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे, 3πr² होगा। तो 3πr² इसका मान होगा। अब देखिए 3 इंटू पाई का मान 22/7 r², यानी कि r हमारा 7 सेंटीमीटर, तो r 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पहले लिख दीजिए। देखिए 3 से 66, 66 गुना 7, 7 42 के 2 बाकी 4, 7 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, जैसे कि इसको पहले समझिए कि एक खिलौना है। ठीक है, एक खिलौना है, किस टाइप का है? तो एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का। शंकु बनाइए। ठीक है, शंकु बना दिए। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई L हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी H हो गई। अब बीच वाला हो गया H, ये हो गया हमारा R हो गया। R तो दिख रहा होगा आपको। अब ये खिलौना क्या है? एक शंकु के आकार का है। अब आगे क्या बोल रहा है? जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है कि नीचे एक अर्धगोला है, उसके ऊपर उसको फिट कर दिया। तो कितनी त्रिज्या वाले? तो जो इसकी त्रिज्या है ना, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर वो अध्यारोपित है, यानी कि r जो जितना r उसका है उतना ही r अर्धगोले का भी है। तो देखिए हमारे पास जो दिया है, पहले हम वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है? तो त्रिज्या तो दोनों की सेम हो गई, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। तो r = 3.5 सेंटीमीटर, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो खिलौना है, एक खिलौना है और उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और वो एक शंकु के जैसा है। और शंकु के जैसा, और शंकु के साथ एक और गड़बड़ है कि नीचे एक गोला फिट कर दिया, आधा एक अर्धगोला फिट कर दिया। अब देखिए अर्धगोले पर ही उस शंकु को फिट कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब इसकी हम ऊंचाई लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई क्या कर रहा है? 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस बेचारे गोले के पास तो एक त्रिज्या ही होती है, ऊंचाई भी उसकी वही होती है, चौड़ाई भी उसकी वही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो देखिए इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ इसको, इस लकीर को आपको नहीं देखना है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बच जाएगा? h बच जाएगा। तो देखिए h = क्या होगा? 15.5 सेंटीमीटर और माइनस 3.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा? क्योंकि पूरा है हमारा 15.5। ठीक है, पूरा है हमारा 15.5, और यहाँ से यहाँ तक जो अर्धगोला वाला है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है, तो h हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो h हम यही निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ h निकाल रहे हैं हम कि h हमारा क्या होगा? जब पूरा 15.5 है और गोला का 3.5 है, तो जो बचेगा वही हमारा h होगा ना। तो ये हमारा h निकल गया। ठीक है, तो देखिए h यहाँ मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु के क्षेत्रफल के लिए जरूरी क्या होता है? L भी जरूरी होता है। शंकु के क्षेत्रफल के लिए L भी जरूरी होता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, देखिए है, यहाँ हम लिखेंगे L² = R² + H²। आगे पीछे हो गया, लेकिन चीज़ वही है। L होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई और H होती है साधारण ऊंचाई। तो L यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, L होती है तिर्यक ऊंचाई, तो L हम निकालेंगे। यहाँ हमारा अलग चल रहा है,
ये हमारा अलग चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एल होती है तिर्यक ऊंचाई, एल निकालिए यहाँ पर। एल कैसे निकालेंगे, तो एल फाइंड करने के लिए अब देखिए हम निकालेंगे एल। एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे होगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बात तो एक ही। और ये हमारा जो वर्ग होता है जो उधर चला जाता है, ये हमारी घात होती है पावर। तो जब 2 उधर पावर जाता है तो वो उल्टा हो जाता है 1/2। और ये जो हमारा रूट होता है ना वो पावर ही है 1/2। तो ये रूट स्क्वायर जब उधर जाएगा तो बन जाएगा रूट, यानी कि ये 2 पावर जब उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आर की वैल्यू क्या है 3.5 कर दीजिए स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू 12 कर दीजिए स्क्वायर, अंडर रूट, रूट टेढ़ा हो गया जी सीधा कर देता है। चलिए अब इसका देखिए स्क्वायर करेंगे। जब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 12.25, ठीक है। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा अंडर रूट। सब हमारा आएगा सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में, इसलिए ऊंचाई भी आएगी सेंटीमीटर में। तो देखिए इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या आ गई, देखिए कैसे निकालें हम उसको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट कर दिए। तो अब एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास सब प्राप्त हो गया हमें। अब हमें निकालना है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है। तो पूछ क्या रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, देखिए नीचे साफ चलिए, एक गोला है और गोला भी तो आधा, और उसके जस्ट ऊपर शंकु रख दिया, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल तो इसमें जुड़ा आएगा ही नहीं। जो ऊपर का भाग है उसी पर एक खिलौना रख दे तो ऊपर का क्षेत्रफल नहीं, तो जो केवल बाहरी क्षेत्रफल है वो जुड़ेंगे 2πr²। तो पहले लिख दें कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये कैसे फाइंड करेंगे, 2πr² प्लस शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr × l + r, πr × l + r, ठीक है, यही सूत्र होता है उसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए πr² यहाँ है, πr यहाँ है, πr को ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा इजी, काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा, और पाई बाहर हो गया, एक आर बाहर हो गया, तो यहाँ एक आर बच जाएगा। r² में क्या है 2r है, r² में क्या है 2r है, r × r, एक आर बाहर ले लेंगे तो एक आर अंदर रहेगा, प्लस अब इस πr को ले लीजिए बाहर, तो l + r अंदर रह जाएगा। अब रखिए सबका वैल्यू, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ लास्ट में लिख देंगे, और 2r यानी 2 × 3.5 प्लस l की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर प्लस r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी हमें स्क्वायर में ही लिखना है। तो यहाँ सेंटीमीटर कितना लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, 10, 5 × 7 = 35, 5 बार में तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 से काटिए 5 बार में, 5 बार में कट गया, ठीक है। अब ये 5 कट जाएगा, 5 10 को काट देगा 2 बार में, अब ये 2 काट देगा 22 को 11 बार में, तो यहाँ बच गया हमारा 11। कैसे, 35/10 की 7 से काटे 5 बार में, ऊपर 5, अब 5 काट देगा 10 को 2 बार में, 5 दूनी 10, अब ये 2 काट देगा 22 को 11 बार में, 11 हो गया। अंदर देखिए क्या हो रहा है, 3.5 × 2 7, जोड़ 12.5 और 3.5, जोड़िए 12 × 3 15, 15 × 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना करके लिखिए, 11 × 16 7 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुना करिए 23 23 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उसका
आंसर हुआ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे हुआ, तो नीचे था एक अर्धगोला, उसके ऊपर था एक शंकु, बोल दिया कि संपूर्ण ऊंचाई 15.5 लो। अब अर्धगोले की त्रिज्या जितनी थी उतनी ही बेचारे की ऊंचाई भी थी, उसके पास तो और कुछ है नहीं, केवल एक त्रिज्या है गोले के पास। तो वो त्रिज्या वाला काट दिए पार्ट, तो ऊपर बच गया 12, ठीक है, घटा दिए। अब 12 बच गया, तो हमें चाहिए था एल। एल निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का सहारा लिया, ये तो हम तो मिटा ही रहे हैं। इस फॉर्मूले का सहारा लिया, r² + h² अंडर रूट का, फिर निकाले हम एल। अब एल हमारे पास आ गया, तो निकालेंगे अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम 2πr² यूज किए इसलिए क्योंकि जो अर्धगोले का खुला पार्ट होता है वो खुला पार्ट था ही नहीं, उस पर एक खिलौना रखा गया था, इसलिए 4πr² 2 यानी कि 2πr² यूज किए। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l+r संपूर्ण, और वक्र पृष्ठीय तो πrl। तो उसके बाद हमने लिए कॉमन, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन की है, जो गुणा करके आया वो लिख दिए 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, इसमें हमें प्रूव करना है LHS के बराबर RHS। ये है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा RHS। तो LHS का पार्ट हम लेंगे, इसको कैलकुलेट करते करते मुझे ये लाना है, इसके बराबर में ये है, इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए LHS लेते हैं। LHS क्या है, cos A - sin A +1 cos A + sin A -1, ठीक है। ये दो टर्म है हमारे पास। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारे पास टर्म दिया गया है, अब इसका हम क्या करेंगे, cos A - sin A +1 cos A + sin A -1, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किस चीज़ से, cos A + sin A +1, इस चीज़ को अलग टर्म मानिए, इस चीज़ को अलग टर्म मानिए, ठीक है। उसके नीचे cos A + sin A -1, क्यों किए ऐसा हम, क्योंकि अगर इमेजिन करिए कि ये हमारा A हो, A और ये B हो, तो A - B, इसको मानिए कि ये पूरा जो टर्म है ना ये हमारा A है। ऐसा सोचिए कि ये अगर A हो तो A - B, और यहाँ हो जाए A + B, यहाँ प्लस देना था सॉरी, और यहाँ हो जाए A + B। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, A² - B²। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसलिए इस हर को यहाँ पे हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा सॉल्व करने में आसान हो जाए। अब देखिए ऊपर क्या होता है, ऊपर में देखिए cos A और +1 को रखिए एक साथ, cos A + 1 को रखिए एक साथ, ठीक। अब माइनस साइन है, ठीक है, ऐसे चलिए, तो cos A + 1 को रखिए एक साथ, माइनस साइन। अब इसमें भी यही कीजिए, cos A + 1 को रखिए एक साथ, अब प्लस साइन है, मंझली ब्रैकेट देना है। अब नीचे देखिए क्या हो रहा है, ये मानिए A है, ये मानिए B है, ठीक है। तो ये मानिए A और ये मानिए B, तो समझिए A² - B² होता है। देखिए A + B × A - B जो होता है हमारा A² - B² होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos A + sin A, ये हमारा पूरा A मान है, तो ये A² - B², ये पूरा हमारा A है, ये 1 हमारा B है, तो A - B और A + B हो रहा है, तो A² - B² होगा। ऊपर भी देखिए वही हो रहा है, cos A + 1 A मान लीजिए, sin A B मान लीजिए, cos A + 1 A मान लीजिए, sin A B मान लीजिए, तो A - B × A + B, वहाँ भी हमारा वही होगा A² - B²। यहाँ होगा cos A + 1² - sin²। उसके नीचे हमारा ये चल रहा है cos A + sin A का होल स्क्वायर -1, तो 1 पर स्क्वायर क्या देना, अब देखिए दिख रहा है। तो हम लोग क्या कि इस पूरे को A मान लिए, इसको B मान लिए, तो A - B × A + B, A² - B², देखिए वही चीज़ होता है। यहाँ भी क्या हुआ था, ऊपर में इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो A - B
और a प्लस b, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला देखिए हमारा, उसको हम अब सबका स्क्वायर तोड़ते जाएंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a प्लस 1, ऊपर वाले को तोड़ दिए, अब माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये ले दिए। अब नीचे देखिए तोड़िए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू साइन a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब -1 चल रहा है, देख रहे हैं, ये चल रहा है -1। अब देखिए ऊपर में हम क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर ए को उधर हम ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये जो हमारा टर्म है ना, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, ये साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अब प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर के एक की जगह पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। उसके नीचे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर है और इस साइन स्क्वायर को एक साथ लिखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए घटा 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले टर्म को हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो कॉस से चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कॉस से ले लीजिए कॉमन, या फिर ऐसे मत भी लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस स्क्वायर है, अब प्लस 2 कॉस है, अभी लिखते जाना है ऐसे। अब नीचे देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखिए है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया इन दोनों का मान, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए घटा 1 भी चल रहा है, 1 में से तो 1 कट ही जाएगा हमारा, घट ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 खत्म। अब ये बच गया ये टर्म हमारा। अब देखिए क्या है, ऊपर 2 कॉस ए ले लीजिए कॉमन, क्यों लेंगे, तो ये ढोने में भारी लग रहा है हमें, तो 2 कॉस स्क्वायर ए है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉस ए यहाँ 2 गो है, 2 गो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कर लेंगे बाहर, एक कॉस ए कर लेंगे बाहर, तो एक कॉस ए रह जाएगा अंदर प्लस 1, ठीक है। तो 2 कॉस ए हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर ए एक्स्ट्रा है, तो कॉस ए यहाँ अंदर रह गया और ये 1 हो गया। अब नीचे होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बचता है वो हम लिखते हैं कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए। देखिए वहाँ से हम लोग चले थे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कितना उलझा हुआ सा लग रहा था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग टर्म में बांट दिए कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर कर दिए, और फिर उसको तोड़े, फिर हमारा जो मान आता गया हम उसे उसका रूप बदलते गए, उसके बाद उसे सरल कर दिए, आसान कर दिए। अब देखिए ये दो साइन क्या कर रहा है, इन दोनों में भाग दे रहा है, तो एक साथ भाग दे रहा है, हम कहेंगे भाई आप अलग अलग भाग दो ताकि हमारा जो आंसर है वो आ जाए। अब इन दोनों को क्या किए, अलग अलग कर दिए, तो बताइए कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है हमारा कॉट ए, अब प्लस 1 बटे साइन ए बराबर कोसेक ए, यही तो हमें सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जैसा उसमें लिखा गया वैसे हम लोग आगे पीछे करके लिख देते हैं। देन तो प्रूव होता है, क्या लिखेंगे, LHS, कैसे लिखेंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। जो हमें प्रूव करना था, जो हमारा मान दिया हुआ था यहाँ ऊपर में, हमने उसको क्या किया, उसको हमने क्या किया था, देखिए बस इजीली, इसको उतना जटिल नहीं होता है प्रश्न जितना कि दिखता है, प्रश्न उतना जटिल होता नहीं है, अगर आप उसे समझ लें तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लिए है नहीं, मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे चले, फिर स्क्वायर तोड़ के लिखे, फिर उन दोनों को साथ किए तो 1 आया, 1 कट गया। ऊपर में भी वही किया कि एक साइन है हमारा माइनस वाला है और एक साइन है हमारा प्लस वाला है, तो इसको कर दीजिए आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस ए प्लस 1 को साथ में रख दिए, साइन एक बगल में रख दिए, तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना नहीं, केवल उस पर चल रहे हैं। तो अब इसका स्क्वायर तोड़ के लिखे, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये कुछ गलती नहीं हुआ, प्लस
+1 यहाँ पर हम दिए हैं, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a, +1 नहीं दिए ना, नहीं +1 हमारा दिया हुआ है, ठीक है, +1 दिया हुआ है, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर कॉस स्क्वायर ए लिखना था, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर दिए थे, मुझे लग रहा था नहीं दिए। तो 1 प्लस कॉस ए को तोड़े यहाँ पर, देखिए उसको तोड़े, फिर इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख दिए कॉस स्क्वायर, ताकि सब कॉस बन जाए, सब एक जाति का हो गया, सबको साथ रख दिए, फिर कटता गया, फिर आ गया हमारा LHS बराबर RHS। देखिए LHS बराबर RHS दिया हुआ था, वो हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।